गुड मॉर्निंग डियर ट्रेनीज, कैसे हैं? तो मैं फिर से आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जो आपका जो आदर्शवाद जो टॉपिक जो चल रहा था, एक फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, है ना। और उसके बाद एक सेकेंड वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आदर्शवाद के बारे में आप लोगों ने काफ़ी, है ना, थोड़ा विस्तार पूर्वक जाना और मैंने डिस्कशन आपको समझाने की कोशिश की कि आदर्शवाद क्या है भाई। ये इसको हम लोग परित्ययवाद ही बोलते हैं, है ना। ये मानव में देवत्व का निवास करता है ना, मतलब आदमी में, है ना, भगवान का निवास करता है। मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से डिटेल किया था। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा जो टॉपिक है, आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, मनवाद, आप इसी को तीन नाम से जान सकते हैं: आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, मनवाद। तो मैंने बताया था कि कुछ आदर्शवादी जो विचारधारा है ना, उनका एक अपना अपना स्टेटमेंट है, उनका अपना है ना डिफिनेशन है। वो किस तरीके से आदर्शवाद को हमारे समझ रखते हैं, समझाना चाहते हैं, है ना, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने लिखा है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। आदर्शवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक, आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन थे आप देख सकते हैं। तो सुकरात, प्लेटो, मैंने कल चर्चा किया था प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने आध्यात्मिकता के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझाया है कि आध्यात्मिक होता क्या है। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर किया था। मैंने बोल दिया था कि यदि आपको आध्यात्मिक समझ में आ जाता है तो आपका 50% सिलेबस कवर है। ओके, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते, है ना, स्पिनोजा, लाइब्निट्ज, बर्कले, कांट, फिश्टे, हीगल, सैलिंग, शोपेनहावर आदि, इस सब ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आदर्शवाद को डिफाइन किया है। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन है ना, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं इसे साफ करता हूँ और उसके बाद हम लोग हर साइकोलॉजिस्ट का, है ना, फिलोसफर का डिफिनेशन का चर्चा कर दूंगा। ओके, हाँ तो डियर ट्रेनीज, है ना, बिना समय बिताए हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। पैट्रिक, है ना, ध्यान रखिएगा, पैट्रिक एक काफी फेमस, है ना, पैट्रिक महोदय हैं, है ना, जिनका फुल नेम है ना, जॉर्ज टी डब्ल्यू पैट्रिक, जॉर्ज टी डब्ल्यू पैट्रिक, ध्यान दीजिएगा, ने आदर्शवाद की तुलना भौतिकवाद, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भौतिकवाद, मिस मैटेरियलिज्म, संसार में जितनी वस्तुएं होती हैं, है ना, उसको बोलते हैं भौतिकवाद, से करके उसका अर्थ स्पष्ट किया है कि भौतिकवाद संसार का आदर्श पदार्थ, है ना, पदार्थ, मैटर से, है ना, और आदर्शवाद संसार का आधार मनस मिस होता है माइंड। मैं इसे समझा रहा हूं, कहने का मतलब क्या है, पैट्रिक ने क्या कहा है, सुन लीजिएगा ध्यान से ना। पैट्रिक साहब ने क्या बोला है कि आदर्शवाद की तुलना भौतिकवाद से करके उसका अर्थ स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिकवाद संसार का आदर्श पदार्थ में देखता है, भौतिकवाद संसार का आदर्श किसमें देखता है, पदार्थ में देखता है ना, किसमें देखता है, पदार्थ में देखता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मनस में देखता है, मन में देखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भौतिकवाद पदार्थ को मनस, है ना, भौतिकवाद पदार्थ को मनस से पहले की वस्तु मानता है और आदर्शवाद मनस को पदार्थ से पहले की वस्तु मानता है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि भौतिकवाद पदार्थ को मनस से पहले की वस्तु, है ना, तो जो भौतिकवाद है इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं, मनस, है ना, माइंड, ये इस पर ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया, इसका आधार ज्यादा माना गया है। और ये जो आपका है पदार्थ, ये जो पदार्थ है, जो मैटर है, इस पर ध्यान वो नहीं दिए हैं। देखिए एकदम बढ़िया समझिए तो समझ में आ जाएगा। मतलब पैट्रिक क्या बोलते हैं, मन को प्रायोरिटी दिए हैं। क्या दिए हैं कि मन को प्रायोरिटी दिए, है ना। तो भौतिकवाद लोग जो है, जो सामान के पीछे भागता है, जो ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे भागता है, वो क्या करेगा, वो पदार्थ को वैल्यू देगा। किसको वैल्यू देगा, पदार्थ को देगा वैल्यू, है ना। लेकिन जो आदर्शवादी लोग है, किसको वैल्यू देगा, मनस को, मतलब
माइंड को, जो हमारा मन है ना, उसको शुद्ध करना है। तो ये आपका हो गया पैट्रिक ने, है ना। तो इसका सिंपल आपको लिख देना है कि भौतिकवाद संसार का आधार पदार्थ में देखता है, और जो आदर्शवाद है संसार का आदर्श किसको मानता है। तो आदर्शवाद ऐसे लिख देते हैं, आदर्शवाद, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। आदर्शवादी लोग इसको वैल्यू देगा माइंड को, और आपके कौन हो गए, भौतिकवादी लोग। भौतिकवादी लोग किसको वैल्यू देंगे, पदार्थ को। तो बस इसको प्रायोरिटी दिया है मनस, और वो माइंड मन के लिख सकता था, लेकिन अपना अपना फिलोसफर का वर्ड है, उसने माइंड को क्या लिखा है, यहाँ पे मनस लिखा है, और पदार्थ लिखा है ना, तो इसको वैल्यू दिया है मनस को। ध्यान दीजिए, इसको वैल्यू वो नहीं दिया है। यही इसका डिफिनेशन है पैट्रिक के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं दूसरे फिलोसफर का क्या है ना डिफिनेशन है। ओके, हाँ तो डियर ट्रेनिंग्स, देखिए ये जो मैंने पैट्रिक का ही अभी डिफिनेशन को रखा है, पैट्रिक आपको याद करवाने का ट्रिक। जो भौतिकवाद होते हैं वो पदार्थ का वैल्यू देते हैं, और जो आदर्शवाद होते हैं वो मनस का वैल्यू देते हैं। तो एक एरो मैंने दे दिया आपको समझने के लिए कि भौतिकवाद लोग वो पदार्थ के पीछे भागेगा, ऐशो आराम की जिंदगी के पीछे भागेगा। कहीं जाने के लिए पैदल उसको जाना है तो बाइक खरीद ले लेगा, साइकिल का यूज कर लेगा, वो पैदल जाना नहीं चाहेगा, है ना। और आदर्शवाद क्या करेंगे, पहले मन का सुनेंगे, कहेंगे नहीं हम पैदल जाते हैं, हम बाइक निकालेंगे, पोल्यूशन फैलेगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं पैट्रिक महोदय का। ठीक है, अब हम लोग दूसरे आदर्शवादी का डेफिनेशन जानेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो डियर ट्रेनिंग्स, दूसरा साइकोलॉजिस्ट, मैंने पहला आपको है ना पैट्रिक के बारे में बताया, अच्छे तरीके से समझाया, है ना। वो पदार्थ को प्रायोरिटी नहीं देता है, वो भौतिकवाद लोग देते हैं, आदर्शवादी लोग मन का देते हैं, मनस का देते हैं। देखिए रोजन, अब आएगा रोजन के अनुसार अपना डिफिनेशन। आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है, और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मनस द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए वही लिखा होगा, आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है, और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मनस द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दुनिया से रिलेट किया है, एक वर्ड डाल दिया यहाँ पे ब्रह्मांड, है ना, कि अपनी एक इच्छा है, दुनिया की अपनी एक इच्छा होती है ना, कि कैसे कब बारिश होना है, क्या होना है, सब चीज होता है कि ब्रह्मा जी भाई सब चीज लिख के भेजे, है ना, ब्रह्मांड। ठीक है, और ब्रह्मांड से चलिए, है ना, ब्रह्मा जी को याद रखिए तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, कि ब्रह्मा जी क्रिएचर है, आपको पता ही होगा, है ना, ब्रह्मा इज क्रिएचर, है ना, विष्णु इज प्रिजर्वर एंड शिव इज डिस्ट्रॉयर। देयर आर 3 डायरेक्टर्स, है ना, इन अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, है ना। हिंदू धर्म के अनुसार 3 ठो को बना दिया गया, तीनों डायरेक्टर हैं। पहला डायरेक्टर है आपके ब्रह्मा जी जो क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं सृष्टि का, और दूसरा जो है आपके विष्णु है जो प्रिजर्व करते हैं, दूसरा डायरेक्टर, है ना, प्रिजर्व मतलब संरक्षक, बचाते हैं। और शिव को बोला गया बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत तांडव करते हैं, तो उनको बोला गया डिस्ट्रॉयर। तो 3 डायरेक्टर हैं, और बाकी जितना भी हो गया गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये सबको क्या बोल दिया गया, सब एक्टर्स हैं, है ना। तो 3 ठो डायरेक्टर को किया गया है इस तरीके से। एनीवे, तो अपनी बुद्धि एवं इच्छा है, और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मनस द्वारा स्पष्ट किया। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी सारे जो आपको होता है ना, जितने भी भौतिक चीजें हैं, सब में दिमाग है, मन है। ब्रह्मांड में जितने भी हैं, हर कोई, है ना, कुछ न कुछ तो बुद्धि होगा ही ना, बुद्धि और इच्छा तो होगा ही सब में, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा। जितनी भी चीजें हैं, तो उसमें जो भौतिक वस्तुओं को, है ना, जो उनमें कोई चीज भी स्थित है, विद्यमान है, सबको किससे कनेक्ट कर दिया गया है, दिमाग से स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये रोजन का भी हो गया। अब हम लोग दूसरे फिलोसफर का डेफिनेशन देखेंगे। हाँ, तो आपने देखा अभी, है ना, हम लोगों ने पैट्रिक के अनुसार, है ना, रोजन के अनुसार, एंड थर्ड वर्ड इज हैंडरसन। इन्होंने भी क्या बोला है कि आदर्शवाद मनुष्य के, है ना, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इस लाइन को याद रखिएगा। देखिए
आध्यात्मिक के बारे में तो कल हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, है ना, स्पिरिचुअलाइजेशन आध्यात्मिक पक्ष पर क्या देता है, बल देता है। इसका कारण आप क्या समझ रहे हैं, है ना, हेंडरसन के अनुसार, किसके अनुसार, हेंडरसन के अनुसार इसका यही ना हुआ कि इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये जो है ना मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। वही बात है कि आध्यात्मिकता पर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मन को असीमित मन से प्राप्त करता है। सोच लीजिए, बोल रहा है कि मनुष्य का मन तो सीमित होता है, लेकिन जो आदर्शवादी लोग होते हैं पूरी दुनिया को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। सोच लीजिए कि हम लोग का मन सीमित है, लेकिन यदि हम लोग आदर्शवादी हैं तो हम लोग का जो माइंड है इतना डेवलप हो जाएगा, इतना ब्रॉड हो जाएगा ना कि हम लोग दुनिया की चीजों को सीखने लगेंगे अपनी बुद्धि से, है ना। असीमित मन से प्राप्त करता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि के भी व्यक्तियां हैं। सही बात है कि व्यक्ति और जो हम हैं और जो पूरा वर्ल्ड है, ये दोनों का क्या है, हम लोग एक्सप्रेशन है। हम लोग के माइंड में, हम लोग संसार जो है कैसे चल रहा है, हम लोग के माइंड से चल रहा है। हम लोग माइंड का उपयोग कर रहे हैं, तब तो समंदर में भी लोग ब्रिज बना लेते हैं, है ना, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, चांद पे घर बना लेते हैं, चांद पे होटल बना लेते हैं, क्या से क्या कर लेते हैं, है ना। वे कहते हैं कि संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। कितनी बड़ी बात बोले हम लोग कि संसार की व्याख्या किससे की जा सकती है, मन से ही की जा सकती है। मतलब जो हमारा मन है ना, हम इस मन पर हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेंडरसन, है ना। मतलब ये आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिए हैं और ये क्या किए हैं कि मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को बोला गया है। तो ये डिफिनेशन आप ध्यान में रखिए, है ना। तो हम लोगों ने 3 किया, है ना, एक पैट्रिक, रोजन और एक हेंडरसन। हम लोग नेक्स्ट फिलोसफर का डिवीजन करने जा रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट फिलोसफर का डिवीजन जानेंगे। रॉस और रस्क नाम है। रॉस, एक रॉस है और दूसरा क्या है, रस्क है। ये क्या बोलते हैं, इनका जो है ना डेफिनेशन है वो शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से। ये क्या बोलते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार, क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, है ना, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व मतलब समझिए इसको, जो हम लोग एजुकेशन जो पा रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, उसका जो मेन जो एम होता है वो हमारे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी को ऊंचा करता है, फ्लोरिश करता है, फ्लोरिश। उत्कर्ष मतलब ऊंचा उठाता है, उत्कर्ष मतलब ऊंचा उठाता है। ये बताइए, हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो हम लोग का जो पर्सनालिटी है क्या है, और उसमें निखार आ रहा है। हम लोग का जो बिहेवियर है, हम लोग सिविलाइज होते जा रहे हैं। पहले आदि मानव पूरा पाषाण काल, है ना, 25 लाख ईसा वर्ष पूर्व पहले कैसे लोग थे। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल आया, है ना, उसके बाद आत ऐतिहासिक काल आया, उसके बाद नव पाषाण काल आया। धीरे धीरे लोग डेवलप होते चले गए और अभी हम लोग फ्लोरिश हो गए हैं, है ना, उत्कर्ष हो गया हम लोग का। आत्मानुभूति, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, उत्कर्ष या आत्मानुभूति, है ना। आत्मानुभूति का मतलब होता है अंदर से खुश होना, मतलब अंदर से सब कुछ पा लेना। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप कुछ, है ना, पा लेते होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसने आप अचीव कर लिया अपने गोल को, तो क्या होता है, कैसा फील होता है, आत्मानुभूति कि चलो मैंने कुछ पा लिया। तो रॉस और रस के अनुसार, है ना, जो आदमी का जो शिक्षा का जो एम है ना, शिक्षा पाने का आप जो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, इसका मेन लक्ष्य, मेन मोटो, मेन एम क्या है कि अपने आप को आप उत्कर्ष या आत्मानुभूति के समक्ष ला रहे हैं। मतलब वही आपको उठाना है। आपकी पर्सनालिटी देखते हो, एजुकेटेड लोगों का पर्सनालिटी कितना अच्छा होता है, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव होता है लोगों से, है ना, कितने अच्छे ढंग से बात करते हैं। तो हम लोगों ने 4 लोगों का आई थिंक सो, है ना, किया। ये था रॉस और रस, पैट्रिक का भी किया, है ना, रोजन का भी किया हम लोगों ने, है ना, और हेंडरसन का भी किया। ठीक है, ओके, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद करते हैं फिर।
ओके ओके, तो हम लोग डियर टेनिस रस्क का कथन, ये जो 5वां नंबर है, जो फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, रस्क का कथन देखिए कितना सच्ची बोलते हैं, शिक्षा से संबंधित बोलते हैं। ये लास्ट में देखिए हम लोग शिक्षा से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी जो फिलोसफर हैं, है ना, जितने भी क्या हैं फिलोसफर हैं, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, सबका डिफिनेशन कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा नहीं, 4-5 तो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को करना है इसके बारे में, है ना। तो देखिए रस क्या बोलते हैं, शिक्षा को मानव जाति को इस योग बनाना चाहिए, हम जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उसको इस योग बनाना चाहिए ना, कि हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो संस्कृति है ना, संस्कृति की सहायता से जो आध्यात्मिक जो दुनिया है उसमें अधिक से अधिक पूर्णता, है ना, पूर्ण रूप से हम प्रवेश कर सकें। हम लोग ऐसा एजुकेशन प्राप्त करें, हम लोग ऐसा शिक्षा प्राप्त कर सकें डियर ट्रेनिज, है ना, कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति कल्चर है, उसकी सहायता से हम लोग सहायता से क्या करें, आप पूरा जो स्पिरिचुअल का जो दुनिया है, वर्ल्ड है, इसमें पूरा हम लोग घुस जाए। घुसने का मतलब पूरा चीज हम लोग अध्ययन करें, पूरा एनालिसिस करें, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। हाँ, फिर से देखिए, आप बार बार देख रहे हैं कि संस्कृति को भी किससे रिलेट कर दिया है वो, है ना, संस्कृति, मैं लिख देता हूं संस्कृति, है ना, कल्चर, ये क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कल्चर, क्या बोलते हैं, कल्चर, है ना। अब इसको क्या किया है, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत मतलब दुनिया, जगत मीन्स दुनिया, है ना, इससे वो रिलेट कर दिया है कि हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए ना, हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए, हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए, उसमें ऐसी संस्कृति को डालना चाहिए, ऐसे कल्चर को डालना चाहिए कि हम आध्यात्मिक का जो पूरा जो दुनिया है ना उसको समझ सकें। मतलब हमारे सिलेबस में ऐसे संस्कृति को डालना चाहिए जो किससे रिलेटेड हो, आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड हो, है ना। और आध्यात्मिक का मैंने क्या बोला था कल फर्स्ट वीडियो में, याद कीजिए, यदि आप आध्यात्मिक, है ना, क्लियर कर लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस समझिए आदर्शवाद में क्लियर है। तो फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देखें, है ना, वो इंपॉर्टेंट है आदर्शवाद में। तो संस्कृति हमारे शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा, एजुकेशन को इससे जोड़ा, और संस्कृति को किससे जोड़ दिया, आध्यात्मिक जगत से। और फिर क्या बोल दिया गया कि आध्यात्मिक जो दुनिया है ना, कि इसकी दुनिया को पूरा विस्तार कर दिया जाए, है ना। ये जो है पूरा, है ना, इसको क्या किया जाए, पूरा यूनिवर्स लिख देता हूं मैं, यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, है ना। सबसे पहले हमें ऐसी शिक्षा मिलना चाहिए जो संस्कृति से रिलेटेड हो, और संस्कृति में क्या डाल देना चाहिए, पूरा आध्यात्मिक जगत को डालना चाहिए, और आध्यात्मिक जगत को फिर क्या करना चाहिए, पूरा विस्तार करना चाहिए, पूरी दुनिया में इसको क्या करना चाहिए, फैला देना चाहिए, डिटेल, है ना, स्प्रेड, क्या करना चाहिए, स्प्रेड, फैला देना चाहिए। तो ये डायग्राम आपको यदि याद है तो ये डिफिनीशन भी याद है, एजुकेशन, संस्कृति, आध्यात्मिक जगत और यूनिवर्स, है ना। तो इस तरीके से आप इस रस के कथन को समझ सकते हैं। तो आई थिंक सो आप फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड वीडियो आज का जो था, है ना, आप इसे देखें, फिर मैं थर्ड वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से आऊँगा। और अभी भी कुछ मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर आने में कुछ, है ना, आपको लग रहा है त्रुटि, मिस्टेक है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहें। ओके, थैंक यू। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।